तो आज के लेक्चर में हम इससे आगे स्टडी करेंगे कि क्वांटाइजेशन हमने कल पढ़ा था। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ई। कि जो ई है मतलब वही अमाउंट का चार्ज किसी बॉडी पर आ सकता है, ई के इंटीग्रल मल्टीपल में ही, मीन्स हाफ और 1/3 ऑफ ई इज नॉट पॉसिबल। अब इससे नेक्स्ट क्या है कि चार्जिंग किसी बॉडी, कोई बॉडी है अनचार्ज बॉडी है, उसको चार्ज करने के कितने तरीके हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो कई तरीके से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, सबसे पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से हम किस प्रकार बॉडी चार्ज करते हैं। फ्रिक्शन मतलब, फ्रिक्शन से क्या होगा, सपोज कि ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, हमने इन दोनों बॉडी को आपस में रब कराया। रब कराने से सबको पता है कि फ्रिक्शन से क्या होगा, दोनों बॉडी पर चार्ज आ जाएगा। लेकिन वो हुआ कैसे। अब केमिस्ट्री में आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो कम से कम अमाउंट एनर्जी का दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। और फिजिक्स में उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वर्क फंक्शन। तो सपोज करो दो बॉडीज हैं, ये बॉडी है ए और ये एक बॉडी है बी। अब ए बॉडी का जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है वो 5 जूल एनर्जी मिलते ही बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है। और बी बॉडी का जो इलेक्ट्रॉन है वो 20 जूल एनर्जी मिलने के बाद यहां से बाहर निकलेगा। 20 जूल एनर्जी के बाद अगर मैं ए और बी बॉडीज को आपस में रब कराता हूं तो रबिंग करने से क्या होता है, धीरे धीरे एनर्जी जनरेट होती है। तो एनर्जी पहले आई 1 जूल, 2 जूल, 3, 4, 5 जूल तक आ गई। जैसे ही 5 जूल एनर्जी पहुंचेगी किसके इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, ए के इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और किस पर ट्रांसफर होंगे, बी बॉडी पर। तो ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, माइनस चार्ज जा रहा है। ए बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और बी बॉडी में चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, तो अगर इसका ए बॉडी का वर्क फंक्शन देखो, ए बॉडी का वर्क फंक्शन क्या है, ए बॉडी का वर्क फंक्शन क्या है 5 जूल। बी बॉडी का वर्क फंक्शन क्या है 20 जूल। तो वर्क फंक्शन कम किसका है, ए बॉडी का, ज्यादा किसका है, बी बॉडी का। अगर दोनों बॉडीज का वर्क फंक्शन एक जैसा होता या फिर बहुत स्लाइट सा अंतर होता तो क्या फिर यहाँ पे चार्जिंग पॉसिबल होती, नहीं होती। दोनों बॉडीज हम रब करा रही हैं, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकल के जा रही हैं, इससे भी इलेक्ट्रॉन्स निकल के जा रही हैं, तो क्या होता, कभी भी चार्जिंग नहीं होती। तो सबसे पहले है कि फ्रिक्शन के द्वारा अगर हम चार्जिंग करना चाह रहे हैं तो दोनों बॉडीज के वर्क फंक्शन क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो एक बॉडी जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उस बॉडी पर फ्रिक्शन के बाद कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। दूसरी बॉडी जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा रब करने के बाद कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और इस प्रकार से चार्जिंग करने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। When two bodies of different work function rubs with each other, then the body with lower work function, जिसका वर्क फंक्शन कम है, became positively charged and the body with higher work function became negatively charged, and this process of charging two bodies is known as charging by friction. Clear? सेकेंड प्रोसेस क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन क्या प्रोसेस है, अब हमने चार्ज किया दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट करके, इन दोनों बॉडीज को आपस में कॉन्टैक्ट में ले गए और फिर रब किया। बहुत सारे प्रोसीजर हैं, जैसे हमने पेन को रब किया हेयर से तो पेन पर कुछ चार्ज आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से काफी सारे प्रोसीजर हैं। तो नेक्स्ट प्रोसीजर हमारा चार्जिंग का है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन में क्या होता है कि एक बॉडी चार्ज है दूसरी अनचार्ज है, जो अनचार्ज है इसको चार्ज करना है लेकिन इसको इसके कॉन्टेक्ट में लाए बिना, विदाउट एक्चुअल कॉन्टेक्ट ऑफ ए चार्ज्ड बॉडी, हमें क्या करना है, किसी अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज करना है विदाउट एक्चुअल कॉन्टेक्ट, और इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो वो कैसे होगा, तो डेफिनेशन तो सिंपल ही है कि इंडक्शन चार्जिंग इज ए चार्जिंग मेथड दैट चार्जेस एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट without actually touching the object to the other charged object। बिना अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के टच किए बिना किसी उसको चार्ज करने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन।
जैसे कि ये एक मेटेलिक स्फीयर है, सपोज मैं यहाँ पे भी डायग्राम बनाता हूँ साथ साथ में। ये एक मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है, और इसके अंदर क्या, यहाँ इसको किसके ऊपर रखा हुआ है, एक इंसुलेटिंग स्टैंड। हमारे पास यहाँ पे है इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड किस तरह का होगा, सपोज किसी वुड या प्लास्टिक का, यानी कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज आता है नेट चार्ज, तो वो नीचे ग्राउंड में ना जाए, तो इसीलिए इसको प्लास्टिक या वुड के ऊपर रख दिया इंसुलेटिंग स्टैंड। अब ये मेटेलिक बॉडी है, इस मेटेलिक बॉडी की क्या विशेषता है, अनचार्ज है। कैसी है, अनचार्ज है, चार्ज मेटेलिक स्फीयर। ठीक है, तो अनचार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो जब इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब है कि जितना इसके अंदर प्लस है उतना इसके अंदर क्या है, माइनस है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक नेगेटिव की रोड लेकर आया, इसके पास जो मेटेलिक स्फीयर है इसके पास क्या लेकर आया, एक चार्ज मेटल की रोड लेगा, एबोनाइट रोड, सॉरी कैसी रोड है, एबोनाइट रोड। कैसी है ये, चार्ज है। कैसा चार्ज है रोड पर, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिवली चार्ज रोड जब इस स्फीयर के पास आई, तो नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। तो जितना इसके अंदर पॉजिटिव है वो तो एक साइड आ गया, और जो नेगेटिव है वो दूसरी साइड शिफ्ट हो गया। तो सारा पॉजिटिव इधर आ गया और सारा नेगेटिव दूसरी साइड आ गया। तो ये पॉजिटिव किसने बाउंड किया हुआ है, ये जो पॉजिटिव चार्ज इधर आया, ये किसने बाउंड, किसने पकड़ के रखा इसको, इस नेगेटिव ने। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, इसको क्या कहेंगे, ये कैसा चार्ज है, ये है बाउंडेड चार्ज, क्योंकि इस चार्ज को बाउंड कर रखा है इस नेगेटिव रोड ने। और ये जो चार्ज है नेगेटिव, ये कैसा चार्ज है, ये है फ्री चार्ज, फ्री चार्ज। इसको किसी ने भी बाउंड नहीं कर रखा, इसको धकेल रहा है, दूर फेंक रहा है। तो ये जो ये पॉजिटिव है, इसने पकड़ रखा है, बाउंड कर रखा है, पकड़ रखा है यहाँ पे, ठीक है, और ये फ्री है, इसको धकेल रहा है। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसके दूसरे साइड से यहाँ से एक वायर को अर्थिंग करा दी। वायर की क्या करा दी, अर्थिंग, यानी कि ग्राउंडिंग वायर, यानी कि अर्थिंग वायर। तो यहाँ से एक वायर कनेक्ट करके इसको अर्थिंग करा दिया। अर्थिंग कराने से क्या होगा कि यहाँ जितना नेगेटिव इकट्ठा था, वो सारा का सारा नेगेटिव कहाँ गया, ग्राउंड में। तो पॉजिटिव खत्म क्यों नहीं हो गया, क्योंकि पॉजिटिव कैसा चार्ज है, बाउंडेड चार्ज है। इसको इस नेगेटिव की रोड ने पकड़ रखा है। अब ये नेगेटिव की रोड यहीं पे रहेगी, ये नहीं हम हटा सकते। तो ये बाउंडेड है, इधर से नेगेटिव फ्री था, वो ग्राउंड में चला गया। इसके बाद फिर हमने ग्राउंडिंग वायर को हटा लिया और इस रोड को भी दूर ले गए। तो क्या हुआ कि इसके ऊपर जो ये नेट पॉजिटिव चार्ज है पूरे में फैल गया। और अब ये जो अनचार्ज्ड बॉडी थी, अब ये कैसी है, अब ये चार्ज्ड बॉडी है, और कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। और अगर हमें इस बॉडी को सपोज कि नेगेटिवली चार्ज करना होता, तो हम यहाँ पे रोड किस चार्ज की लेके आते, पॉजिटिव की रोड होती, तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता, बाउंडेड चार्ज, और पॉजिटिव कैसा होता, फ्री चार्ज। फ्री चार्ज जो पॉजिटिव है वो ग्राउंड हो जाता, और क्या बचता है इस पर, नेगेटिव चार्ज। तो इस स्फीयर को जिस तरह के भी चार्ज हमें करना होता है, उससे अपोजिट चार्ज की रोड इसके पास लगाते हैं, टच नहीं कराते, ग्राउंडिंग कराते हैं दूसरी साइड से, और वही चार्ज इस पर आ जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट, अगर इसको टच कराएंगे तो इसका जो चार्ज है, सपोज कि वो हमारी नेगेटिव रोड है, ये नेगेटिव रोड है और ये है अनचार्ज स्फीयर। अगर मैंने इस रोड से इसको टच करा दिया, तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो किस माध्यम से आएगा, उसका मीडियम क्या है, कंडक्शन। जब टच करने पर एक बॉडी पे चार्ज है, एक बॉडी पे नहीं है, हमने टच करा, इसका चार्ज इसमें आ गया, दैट प्रोसेस इज कंडक्शन, और इसे कहेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। इंडक्शन नहीं है, इंडक्शन में क्या है कि हमें इसको इससे टच नहीं कर, ये इंडक्शन है। तो चार्जिंग के तो वैसे 3 मेथड्स हो गए, एक तो फ्रिक्शन, दूसरा इंडक्शन बिना टच की, और अगर टच करा के चार्ज आ गया तो कंडक्शन। चलो नेक्स्ट, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ किसके बारे में बात करता है, कूलम्ब्स लॉ बात करता है, जैसे हमने बताया कि हमें चार्जेस स्टडी करने हैं,
तो चार्जेस के बीच में क्या लगती है? फोर्स। एक चार्ज के पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरे चार्ज के पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक दूसरे के इंटरेक्शन में आते हैं तो फोर्स लगाते हैं। आइदर इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, कोई भी हो सकती है। कूलम्ब हमें ये बताता है कि वो फोर्स का वैल्यू क्या होगा। आप कैसे उसकी वैल्यू निकालोगे, कितनी फोर्स लग रही है दोनों चार्जेस के बीच में, ठीक है। तो सपोज हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है Q1, कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज। यहाँ पे एक चार्ज है Q2, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है? R। अब कूलम्ब कहता है कि जो दोनों चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, दोनों चार्जेस के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। मींस जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो फोर्स ये दोनों चार्ज एक्सपीरियंस करेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? चार्जेस के प्रोडक्ट के, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका एक नाम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इनवर्स स्क्वायर क्यों? मतलब इनवर्स जो डिस्टेंस है उसके इनवर्स में स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे फोर्स, इसीलिए इसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो ये इसका सेकंड इक्वेशन है। अब अगर हम ये लॉ में बस यही दो बात बताता है। यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अच्छा, हमने इंटरेक्शन क्यों कहा? क्योंकि द फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम नहीं कह सकते या रिपल्सन नहीं कह सकते, इंटरेक्शन कहेंगे। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो ये दो बात बस वो कहता है कि जो हमारा जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके इनवर्स आर स्क्वायर के इनवर्स के, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोपोर्शनल किसके होगा? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शन का साइन हटके यहाँ पे क्या आएगा? कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो K की वैल्यू है, जो K यहाँ पे होगा, K किसका कांस्टेंट है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। तो K किसका कांस्टेंट है? तो वेयर K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। K जो है हमारा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रही है, इसका कांस्टेंट है, ठीक। अब इस K का भी एक फॉर्मूला है। अब वो क्यों है? जो फोर्स इन दो चार्जेस के बीच में अप्लाई होगी, वो जो फोर्स है वो केवल और केवल इन दो चार्जेस के और उनके बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी, वो डिपेंड करेगी उनके मीडियम पर भी, कि जिस मीडियम में दोनों चार्ज रखे हैं वो मीडियम क्या है। अगर आप ये दोनों चार्ज सेम रखो, इनके बीच का डिस्टेंस भी सेम रखो, तो लेकिन क्या बदल दो इनका? मीडियम, तो इनका फोर्स चेंज हो जाएगा। जबकि 11th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने जब पढ़ा था, तो वहां पे जो यूज होता था वो क्या यूज था कि ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ये जो G था ना, इसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट नहीं कहते थे, इसको क्या कहते थे? दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट था वो क्या था? यूनिवर्सल था। दैट मीन्स इन दो मासेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था वो मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि मासेस से निकलने वाली जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन है उनका मीडियम पर कोई भी प्रभाव नहीं था। लेकिन चार्जेस से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वे मीडियम पर डिपेंड करेंगे। अगर आप मीडियम चेंज कर दोगे तो लाइंस की वैल्यू कम या ज्यादा हो जाएंगी। इसीलिए जो हमने यहाँ पे कांस्टेंट यूज किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, दैट विल नॉट द सेम इन ऑल द केसेस।
इस के की वैल्यू हमेशा सेम नहीं होगी, ये के आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होगा, इसका भी एक फॉर्मूला होगा और उस फॉर्मूले में एक वर्ड आ रहा होगा जो केवल मीडियम के लिए होगा। आप मीडियम चेंज करोगे वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है, हर बार के की वैल्यू अलग होगी। तो अब इसके बारे में देखते हैं के का फॉर्मूला क्या है। के इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर एयर है, 4 एयर, अगर हमारे पास जो मीडियम है बेटे वो क्या है, एयर है, तो के का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। और अगर वाटर है या फिर कोई भी मीडियम है, 4 मीडियम, अगर कोई भी मीडियम है तो के का वैल्यू हमारा होगा के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। अब ये जो एप्सिलॉन यहाँ पे यूज किया है हमने, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और एप्सिलॉन नोट को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और एयर और स्पेस। और एप्सिलॉन एम क्या होगा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और एनी मीडियम। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, एप्सिलॉन का मतलब है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अगर हमने नोट लगा दिया यहाँ पे तो एप्सिलॉन नोट का मतलब है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर एयर, स्पेस और वैक्यूम। और एप्सिलॉन एम लगा दिया यहाँ पे तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर एनी मीडियम। अब ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है क्या, तो मैंने बताया था के का फॉर्मूला देखो 1/4 पाई, 4 और पाई तो कांस्टेंट ही है, 1 कांस्टेंट है। यहाँ पे एक ही वर्ड यूज हुआ है एप्सिलॉन, और ये एप्सिलॉन वर्ड मीडियम के लिए है। इसका मतलब होता है परमिशन ऑफ ए मीडियम टू एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दैट मीन्स द एक्सटेंट अप टू विच ए मीडियम इज परमिटेड टू एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एक मीडियम कितनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, कितने अमाउंट में, कितने रेशियो में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, उसी को एप्सिलॉन कहते हैं। अब सपोज करो कि इस चार्ज से 100 लाइंस निकल रही हैं, इस चार्ज से भी 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो अगर बीच में कोई भी मीडियम ना रहा होता तो 200 लाइंस मिलके आपस में फोर्स लगा रही होती, तो फोर्स का एक पर्टिकुलर वैल्यू होता। हमने इसके बीच में एक ऐसा मीडियम रख दिया जिसने 50 लाइंस इसकी और 50 इसकी लाइंस एब्जॉर्ब कर ली, तो बची लाइंस कितनी बची जो फोर्स लगा रही हैं, 100 भाई, 50 इसकी बची, 50, 100 लाइंस बची। तो अब फोर्स केवल 100 लाइंस मिलकर लगाएंगी तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर फिर मीडियम बदल दूं मैं, और ज्यादा परमिटिविटी का मीडियम रख दूं, उसने और ज्यादा लाइंस एब्जॉर्ब कर ली, तो फोर्स की वैल्यू और ज्यादा कम हो जाएगी। जितना ज्यादा परमिटिविटी बढ़ता रहेगा फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा कम होती रहेगी। बात समझ आई परमिटिविटी की। तो परमिटिविटी का मतलब बस यही है कि परमिशन ऑफ ए मीडियम टू एब्जॉर्ब ए पर्टिकुलर एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एब्जॉर्ब करने का परमिशन है इसके पास, यही परमिटिविटी है। तो अब इसको यहाँ पे यूज करके देखते हैं, इसके की वैल्यू को इस फोर्स के फॉर्मूले में यूज करते हैं। तो एयर के लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटे, फॉर एयर, एयर के लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एफ नोट इक्वल टू के की जगह क्या रखोगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। और फॉर मीडियम, मीडियम के लिए क्या रखोगे, के लिए क्या रखोगे, एफ एम दैट इज इक्वल टू 1 यहाँ पे किसकी वैल्यू यूज करोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। यहाँ पे एप्सिलॉन एम आ जाएगा। अगर कोई मीडियम के लिए फोर्स है तो, अगर इनके बीच में कोई दूसरा मीडियम है तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या यूज करोगे, के की वैल्यू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1
और या 1 तो वहां यूज की थी, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। अब 3 इक्वेशन को 4 से डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन डिवाइड इक्वेशन 3/4, 3 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, एफ नोट बाई एफ एम दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये इससे क्या हो गया, कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई भी क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या आया, एफ नोट बाई एफ एम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नोट अपॉन में 1/एप्सिलॉन एम, ये यहाँ ये, तो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नोट। अब ये बताओ क्या है, ये परमिटिविटी किसकी है, मीडियम की, ये परमिटिविटी किसकी है, एयर की। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं कह सकता कि दैट रेशियो इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर। तो क्या ये इसका रेशियो नहीं है कि कितने टाइम्स मीडियम की परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी से कितने टाइम्स ज्यादा है। सपोज एयर नॉर्मली पर्टिकुलर मान लो 10 लाइंस को एब्जॉर्ब कर रही है, किसी पर्टिकुलर लाइन में से कितनी लाइंस एब्जॉर्ब कर रही है, 10, और मीडियम कितनी कर रहा है, 100। तो परमिटिविटी मीडियम की एयर से कितने टाइम्स ज्यादा हुई, 10 टाइम्स ज्यादा हुई, ठीक है। तो वैसा ही मतलब इनका रेशियो है, और इसी रेशियो को क्या कहेंगे हम, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और या फिर इसको कहते हैं कैपिटल के, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा रेशियो आया कि हमारे पास एक फॉर्मूला आया कि एफ नोट बाई एफ एम दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नोट एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल के। और यहीं से कई सारी न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, कई सारी न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले से होंगे। एफ नोट मींस ए फोर्स एक्सर्टेड ऑन टू चार्जेस व्हेन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज एयर। A force between two charges when the medium between charges is any other medium, it can be water, oil or anything। और ये क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मीडियम, और ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एयर की, और इनका रेशियो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब अगर कोई क्वेश्चन आता है सपोज कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इनके बीच का जो मीडियम है बेटा वो क्या है, एयर है। तो सपोज यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो कितनी है, 100 न्यूटन है। अगर मैं अब इन दोनों चार्जेस को सेम कंडीशन में उसी डिस्टेंस r पर इन दोनों चार्जेस को एक ऐसे मीडियम के अंदर रख दूं जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 50 है, तो अब बताओ कि उस मीडियम के अंदर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा। तो हमारे पास क्या है, जब बीच का मीडियम क्या है, एयर, तो जो फोर्स होगी उसे क्या कहेंगे, एफ नोट। तो एफ नोट जो है वो कितना है, 100। तो एफ नोट की वैल्यू कितनी है, 100 है, ठीक है। और एफ एम की वैल्यू हमें निकालनी है, एफ एम की वैल्यू हमें निकालनी है, के की वैल्यू क्या दी है, 50। तो हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें एफ एम हो, एफ नोट हो और के हो। तो फॉर्मूला कहाँ है, एफ नोट, एफ एम और के। तो एफ नोट की जगह आप क्या रखोगे यहाँ पे, 100 अपॉन में एफ एम की वैल्यू तो निकालनी है हमें, इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 50। तो 50 ये कितना आ गया, 2। तो एफ एम की वैल्यू यहां से कितनी आई, 2 न्यूटन। तो बस केवल 2 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा। बात समझ आई। इसको दूसरी लैंग्वेज में समझते हैं, के का वैल्यू कितना है, 50 है। इसका मतलब क्या है कि के जो है वो, के का जो भी मतलब है, के क्या है, इसका रेशियो है, परमिटिविटी का रेशियो। दैट मींस एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरेक्शंस कर रही थी, अब उस मीडियम के अंदर अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरेक्शन करेंगी वे 50% तक कम होगी। कितनी होंगी, 50% तक कम होंगी, ठीक है। मतलब 50 टाइम्स तक कम होंगी। कितना होगी, 50 टाइम्स तक कम होंगी।
तो हमारे पास जो इंटरेक्शंस हो रहा था उनकी वजह से जो फोर्स लग रहा था वो कितना था 100 न्यूटन। अब इसे 50 टाइम्स कम करोगी तो कितना आ जाएगा? 100 को अगर 50 टाइम्स कम कर दें कितना आएगा? 50 टाइम्स कितने में 2 टाइम्स कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 50 5 टाइम कम करोगे तो 20 50 टाइम कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब समझो के का मतलब क्या है? के का मतलब के का जो भी वैल्यू होता है इसका मतलब है कि उस मीडियम के अंदर एयर की रेस्पेक्ट में उतने ही टाइम्स ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर ली उसने? एब्जॉर्ब कर ली। तो उतनी ही ज्यादा उतने ही टाइम्स इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होगी? कम होगी। तो के का वैल्यू अगर 2 है दैट मीन्स डबल लाइंस को एब्जॉर्ब कर लिया उसने, है ना, तो 2 टाइम्स फोर्स क्या होगी? कम। 50 है तो 50 टाइम्स कम होगी। 50 टाइम्स कम है कोई वैल्यू कैसे निकालोगे? डिवाइड बाई 50। तो 100 डिवाइड बाई 50 आंसर क्या आ गया? 2। तो क्लियर है पॉइंट? तो के का ये मतलब है। ठीक है, चलो।